नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं आपके कोई स्पॉन्सर, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है, चाहे वो जो सैलरी स्लिप्स मिल रही हैं या सैलरी अकाउंट में आ रही है, ये आपके प्रूफ बन जाते हैं। फॉर्म 16 मिल रहा है टीडीएस डिडक्शन का, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ आपको रेडी रखने हैं, ठीक है, जो कि आपके बच्चे की जो स्टडी वीज़ा की जो फाइल लगेगी उसमें ज़रूरी है। इससे आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, तो बिजनेस छोटा बड़ा कोई भी किसी भी स्केल का हो सकता है, ठीक है। स्मॉल भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सभी केसेस में क्या करना होता है कि बिज़नेस के लिए सबसे पहला जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए होता है। अब फ्रेंड्स ये समझने वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन प्रूफ नॉर्मली जो भी बातें होती हैं या जो भी क्लाइंट्स आते हैं या आप जो भी व्यूअर्स हैं उनके भी दिमाग में ही होगा कि बिज़नेस जैसे किसी की कोई छोटी शॉप है, छोटा मोटा कोई सर्विस स्टेशन है, तो उसमें क्या होता है उद्योग उद्यम या एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाया होता है और वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम दिखा रहे होते हैं वो 5 लाख से अंदर की स्लैब में ही, कम की स्लैब में ही दिखा रहे होते हैं कि उनको टैक्स ना भरना पड़े। और उसमें जो टर्नओवर दिखा रहे होते हैं उनके जो सीए अकाउंटेंट्स होते हैं, क्योंकि वो खुद तो फाइल नहीं करते इनकम टैक्स रिटर्न मोस्टली, तो उनकी जो बैलेंस शीट वगैरह का भी उनको पता नहीं होता कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो वो सिंपल से क्या करते हैं कि उनके अकाउंटेंट उनकी जो टर्नओवर है वो 15-16 लाख रुपए की, 12 लाख की, ऐसे कुछ दिखा देते हैं और उसमें जो उनकी नेट इनकम जो दिखा देते हैं वो 5 लाख से कम की दिखा देते हैं ताकि उनको टैक्स ना पड़े। और रजिस्ट्रेशन प्रूफ उनका एमएसएमई और उद्योग उद्यम ही चल जाता है, क्योंकि 20 लाख से कम की स्लैब है तो टर्नओवर की, तो इसलिए उनको कोई जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। और नॉर्मली बिजनेस पर्सनस भी यही सोचते हैं कि हमें ये टैक्स के झमेलों में नहीं पड़ना, जीएसटी के झमेलों में नहीं पड़ना। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आपके कोई स्पॉन्सर है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपका टर्नओवर अगर एक्चुअल में 30, 40, 50 लाख्स है पर एनम, तो आप जीएसटी नंबर लीजिए। क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज में जब हम फाइल करते हैं, या आप लोगों ने भी केसेस सुने होंगे मार्केट के अंदर कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का स्पॉन्सर होगा जिनका कोई बिजनेस होगा और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्या होता है कि उसकी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम में उसके जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, मतलब अप टू मार्क नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अब वो देखते हैं कि बिजनेस कर रहा है, एमएसएमई के अंडर है, जीएसटी सर्टिफिकेट है नहीं है, इसका टर्नओवर सारा 15-16 लाख रुपए का दिखा रखा है, उसमें नेट इनकम जो दिखा रखी है 5 लाख से कम की दिखा रखी है इनकम टैक्स रिटर्न में जो दिखा रहे हो आप। तो उसमें घूम फिर की ये कहानी आ जाती है कि अगर आप 5 लाख से कम की दिखा रहे हो तो आपको ये इतनी महंगी स्टडी अपने बच्चे को कराने के लिए कैसे अफोर्ड करोगे और उनका लिविंग एक्सपेंसेस कैसे उठाओगे, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपने बिजनेस के लिए, आप अपनी एक्चुअल टर्नओवर अगर आपकी 20 लाख से ऊपर 30, 40, 50 जितनी भी है उस इतनी आ रही है तो उसको सारे के सारी पक्के में लेके आइए उसकी टर्नओवर को, यानी कि उसके सेल परचेज बिल सभी काटिए, अपनी जो ट्रांजैक्शंस है बैंक में कीजिए। और बैंक में भी क्या करना है, आपने करंट अकाउंट खुलवाना है। नॉर्मली ये भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि एक ही जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फैमिली में, सपोज करो फादर है, उनका कोई बिजनेस है और वो भी सारा सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ही चल रहा है। तो अगर आप एमएसएमई में भी हो, सपोज करो 18-19 लाख रुपए का अगर दिखा रहा है, और कोई सर्विस सेक्टर्स ऐसे होते हैं बिजनेस जिसमें कि जो नेट जो प्रॉफिट होता है बहुत अच्छा होता है, 50-60% तक भी होता है, आईटीआर उसकी मतलब 8-9 लाख रुपए की भी बन सकती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, एक करंट अकाउंट ज़रूर खुलवाना है। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आपकी सेल परचेज की जो भी हो रही हैं, जितनी भी पेमेंट रिसीट्स आ रही हैं, सारी आप उस करंट अकाउंट में लीजिए, क्योंकि आपकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी जाएगी और सेविंग्स अकाउंट की भी जाएगी। बिजनेस कोई भी हो उसकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट और सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट उस स्पॉन्सर की दोनों जाएंगी, ये याद रखना, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर कराना है कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई है, और एमएसएमई
20 लाख तक जैसे लिमिट आ रही है। अगर उससे ऊपर का टर्नओवर है आपका, जीएसटी नंबर लीजिए, जीएसटी सर्टिफिकेट लीजिए, जीएसटी की रिटर्न्स भरिए और मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन आप पक्के में लेकर आइए। बैंक में ट्रांजैक्शन कीजिए, करंट अकाउंट ओपन कीजिए, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी फर्म का या कंपनी जो भी बना रखी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे प्रोप्राइटरशिप है, चाहे कोई आपका पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में आप उसके लेटर हेड बनाकर रखिए। उसका बिलिंग का जो सिस्टम है, कुछ बिल्स अपने काटिए, पक्के में काटिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्स कटते हैं तो वो भी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बिजनेस का कोई विजिटिंग कार्ड है वो मेंटेन करके रखिए। और जो भी उसकी बैलेंस शीट्स हैं, बैलेंस शीट्स मतलब विजिलेंटली बनवाइए। आप किसी समझदार सीए से या ये काम करवाइए अपना, कि जिसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा कुछ बनाए वो प्रॉपर, जो कि आपका एम्बेसी में भी बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट डाले और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए, राइट। और करंट अकाउंट को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। ट्रांजैक्शंस बहुत हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कुछ थोड़ा आपके पास फंड्स मेंटेन भी रहना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस रहना चाहिए उसमें। और अगर आपकी कोई लिमिट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन अच्छी चल रही है और उसमें भी थोड़ा सा क्रेडिट में पड़ा हो जो भी आपका लिमिट का अमाउंट है। इसके साथ साथ आपने अपना सेविंग्स अकाउंट को भी मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस में सोचते हैं कि हमारी करंट अकाउंट में जी पैसा पड़ा है 5, 7, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो वो चल जाएगा। नहीं, दैट इज़ ओनली फॉर योर बिजनेस पर्पज़, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए हैं। आप अपने सेविंग्स अकाउंट को ज़रूर मेंटेन करें। जो भी बिजनेस पीपल हैं वो अपने जो करंट अकाउंट के साथ साथ, बिजनेस के करंट अकाउंट के साथ साथ अपना सेविंग्स अकाउंट को ज़रूर मेंटेन करें। उसमें फंड्स को होल्ड करके रखें और मंथली उसमें, जैसे आपका प्रोप्राइटर फर्म है या पार्टनरशिप है, उसमें कुछ सैलरी आप जो अपनी दिखा रहे हैं, तो वो उसमें आप अपने सेविंग्स अकाउंट में फ्रॉम योर बिजनेस करंट अकाउंट, जो बिजनेस का करंट अकाउंट है उससे अपने सेविंग्स अकाउंट में आप उसमें हेल्दी अमाउंट डालिए। 60-70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये, 90 हज़ार रुपये, जैसा आपका बिजनेस का टर्नओवर का स्टेटस है उसके हिसाब से उसमें हर महीने की ट्रांजैक्शन कीजिए और उसमें कुछ फंड को होल्ड भी करके रखिए, जो कि आपके बच्चे के स्टडी वीज़ा के पर्पज़ में काम आएगा। इसके साथ साथ आप कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह या कोई और अदर काइंड की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी रखिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका, तो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें भी क्या करना होता है फ्रेंड्स। आपने एक तो जो एग्रीकल्चर लैंड है, नॉर्मली क्या होता है कि बाप दादा की पीछे से चली आ रही होती है, तो आपके मेन स्पॉन्सर जो होते हैं उनके नाम पर नहीं होती। तो आप पहले तो अपने, जैसे आप कोई स्टूडेंट है उसके फादर के नाम पे या मदर के नाम पे वो ज़मीन को लेके आइए, फादर के नाम पर ही लेके आइए। आप उसको फ़र्द अपने नाम से करवाइए, अपने पिताजी से, मतलब जो स्टूडेंट के फादर के पिताजी हैं, यानी कि स्टूडेंट के दादाजी, उनसे अपने फादर के नाम पे वो फ़र्द में एंट्री हो जाए। उसी के हिसाब से ही जो क्रॉप हो रही है आपकी, उसके जो भी, चाहे आड़ती के बिल से आप पेमेंट ले रहे हो, चाहे आप जे फॉर्म कटवा रहे हो, जो भी आपकी फसल आप मंडी में डाल रहे हो, उसके जे फॉर्म वो जस्टिफाइड होने चाहिए, वो मेंटेन करके रखिए। पेमेंट जो आपकी बैंक में ही आएगी, बैंक से ही ट्रांजैक्शंस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फंड को होल्ड भी करके रखिए, ठीक है। जो भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, पेमेंट आते ही उसको थोड़ा होल्ड करके ज़रूर रखना है। और साथ के साथ इसका इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल कीजिए, चाहे आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, बट यू हैव टू शो योर इनकम एंड योर इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें ज़रूर शो कीजिए। और जो भी इसके अलावा आपकी कोई खेती बाड़ी करने में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कोई ट्रैक्टर है या जो भी आपके कोई और एसेट्स हैं, उनके बिल अपने नाम से कटवा के रखिए। उसके कोई इंश्योरेंस वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो वो लेकर रखिए, ये बहुत काम आएंगी, ये एसेट्स में ही आ जाती हैं, तो ये आप मेंटेन करके चलिए, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इनकम का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कईयों की रेंटल इनकम होती है। रेंटल इनकम में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, एक तो सिंपल सी बात है कि उसकी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके नाम है, जो फ़र्द इंतकाल आपके नाम है, उसी के हिसाब से आप रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, जिसको भी आप, जो भी आपका टेनेंट है, उसमें प्रॉपर अमाउंट डाला हो। और उस रेंटल इनकम की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने बैंक अकाउंट में कीजिए। चाहे आप अपना कोई कई बड़े स्केल पे भी ये रेंट का बिजनेस करते हैं, जिनकी 5-7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि आप एक फ़र्म भी बना सकते हैं और उस फर्म का करंट अकाउंट में आप पेमेंट ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम हो रही है, जिसमें आप थोड़ा टैक्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, और साथ साथ ही आपका इतना बिजनेस रहे, इतने ट्रांजैक्शंस भी रहें हेल्दी, कि आपका बच्चे की स्टडी वीज़ा में काम भी आए पॉजिटिवली।
और साथ साथ ही आप अपने सेविंग्स अकाउंट को भी मेंटेन कीजिए अगर आपका करंट अकाउंट है बिजनेस का कि जिसमें आप रेंटल इनकम ले रहे हो। अगर आपका एक दो ही प्रॉपर्टी है तो उसकी रेंटल इनकम आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हो, पक्के में ही रखिए, रेंट एग्रीमेंट्स ज़रूर रखिए, उसके प्रॉपर्टी के प्रॉपर पेपर्स रखिए। इसके अलावा कुछ लोगों की जो इनकम का सोर्स होता है वो इंटरेस्ट इनकम होता है, वो अपने पैसे को या तो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं या कुछ प्राइवेट सोर्सेज को भी वो दे देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। अब जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है वहाँ से तो आपको जो बैंक का जो सपोज करो आपने एफडी के रूप में करा दिया है तो एफडी का इंटरेस्ट जो लग रहा है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आपकी इनकम में आप जब आईटीआर फाइल करता है, जब भी आपका अकाउंटेंट है या सीए है तो उसमें वो मेंशन कर देता है। बट आप अगर प्राइवेटली किसी को बिना किसी सिक्योरिटी के अनसिक्योर्ड लोन आप देते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो तो कैश में हो रहा है। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप सिस्टम क्या कर सकते हैं, या तो अपनी एक छोटी सी फाइनेंशियल फर्म बना सकते हैं जिसमें कि आप इसको पक्के में ही पैसा दीजिए, 2, 4, 5, 10 लाख जो भी आपने सिस्टम कर रखा है उसको प्रॉपर फर्म बना के उसका करंट अकाउंट में आप पैसा डालिए और उस पैसे को आप आगे जो भी आप जिसको भी आप मनी दे रहे हैं उसको आप बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू ही दीजिए और प्रॉपर उसके अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस जो आपका इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट कर रहे हो अनसिक्योर्ड लोन से। तो इसमें आप इस तरह से उसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करके आप अपनी इनकम का प्रूफ दे सकते हो, क्योंकि आपका वो बिजनेस ही हो गया इंटरेस्ट इनकम का, राइट। ये जो इंटरेस्ट पे देने वाला काम है ये गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर रहा होता है, प्राइवेट जॉब वाला भी कर रहा होता है, बिजनेस वाला भी कर रहा होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि उसको एक प्रॉपर रजिस्टर करा के फर्म बना के उसमें आप चलाइए, ठीक है ना, ताकि सारा रिकॉर्ड में भी रहे, आपका कल को जिसको आप पैसा दे रहे हो वो भी देने का बाउंडेड रहे, ठीक है ना, आप भी हकदार रहेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके इस जो वीज़ा फाइलिंग है उसमें भी काम आएगी। आई होप कि ये दोनों वीडियो जो मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझाई है कि क्या क्या पेपर्स रेडी करने हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम आएगी। इसके अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।